नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर के इस नए शो में आप सभी का स्वागत है। बिजनेस शुरू करने से लेकर उसे कामयाब बनाने के हर पहलू पर हमारी नजर होती है और आपके सामने हम पेश करते हैं ऐसी स्टार्टअप स्टोरीज जिसे देख आप भी अपने खुद का कारोबार शुरू करने पर विचार जरूर करें। आज हमारी नजर गर्मियों में राहत दिलाने वाली आइसक्रीम्स पर है। भारत का आइसक्रीम मार्केट तकरीबन 3,500 करोड़ का है और इसे अगर आप कंजम्पशन पैटर्न के पैरामीटर पर देखें तो भारत में आइसक्रीम का प्रति व्यक्ति सालाना कंजम्पशन सिर्फ 300 ml है, जबकि विदेश में आंकड़ा करीब 2.25 लीटर का है। यानी भारत में अभी इस क्षेत्र में कारोबार बढ़ाने और शुरू करने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। इस एपिसोड में हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे ब्रांड से जिसने इस बाजार में अमूल, क्वालिटी वॉल्स, वाडीलाल जैसे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के बीच अपने खुद का ब्रांड खड़ा किया है। मुंबई की होकी पोकी ने ग्राहकों को अपने खुद के फ्लेवर्स और आइसक्रीम कॉम्बिनेशन का ऑप्शन देकर धीरे धीरे लोगों का दिल जीत लिया है। कितनी कूल रही है ये स्टार्टअप स्टोरी, देख लेते हैं। करीब 10-15 साल पहले आइसक्रीम एक ऐसा डेजर्ट था जो सिर्फ वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी के साथ कुछ ट्रेडिशनल फ्लेवर्स जैसे केसर, पिस्ता, मैंगो, इलायची तक सीमित था। पश्चिमी देशों की कंपनियां भारत में कदम रखने लगी और हमने इटालियन जेलाटो का स्वाद चखा। धीरे धीरे इस कैटेगरी में इतने वेरिएशन आए कि अब आइसक्रीम का अलग ही रूप हमारे सामने पेश हो रहा है। आइसक्रीम्स में होम ग्रोन ब्रांड्स की लंबी लिस्ट आज मौजूद है। कोई फ्रेश फ्रूट्स के साथ आइसक्रीम के मिक्स ऑफर कर रहा है तो कोई सैंडलवुड, जापानीज ग्रीन टी, मीठा पान, मिर्ची, अदरक जैसे अनोखे फ्लेवर से ग्राहकों को लुभाने की कोशिश कर रहा है। आप कह सकते हैं कि कूल आइसक्रीम का मार्केट एकदम हॉट है और इसमें से एक ब्रांड कंज्यूमर को आइसक्रीम मिक्स के लिए कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी दे रहा है। यानी यहाँ अपने पसंद के आइसक्रीम फ्लेवर्स, नट्स, चॉकलेट्स के मिक्स से नया कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। होकी पोकी इस अनोखे ब्रांड नाम से कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हुए इनोवेशन पर फाउंडर्स ने पहले से ही काफी ध्यान दिया है। 2008 में रोहन मीरचंदानी ने मिलाप शाह, शेफ गणेश कृष्णमूर्ति, उदय ठक्कर इन पार्टनर्स के साथ मिलकर ड्रम्स फूड इंटरनेशनल के तहत प्रीमियम आइसक्रीम ब्रांड होकी पोकी शुरू किया। जो भी हम करते हैं इट्स अ फंकी क्रिएशन ऑफ सॉर्ट्स। हम लोग इसको आइसक्रीम नहीं बोलते हैं, क्रिएशंस बोलते हैं। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट्स इन द वेस्ट हैव डन समथिंग लाइक दिस। तो हम लोगों ने भी सोचा यार ये इतनी एक्साइटिंग प्रोडक्ट है, जैसे हमने बोला आपको हमको आइसक्रीम नहीं बेचना है, ब्रांड बनाना है, तो व्हाई शुड वी डू व्हाट एवरीवन एल्स इज डूइंग, लेट्स डू समथिंग रैडिकल। होकी पोकी के पहले आइसक्रीम पार्लर की शुरुआत मुंबई के बांद्रा में हुई। ग्राहकों ने इस विदेशी कॉन्सेप्ट को खूब सराहा, लेकिन इस वेंचर को चलाने के लिए फाउंडर्स की मुश्किलें काफी बढ़ रही थी। चैलेंजेस तो सब देखे हम लोग ने, प्रॉफिट नहीं आ रहा, आइसक्रीम नहीं पहुंच रहा है, आइसक्रीम मेल्ट हो रहा है, स्टाफ नहीं आया काम पे। अब जो भी आप लिख सकते हो सब हम लोग ने फेस किया और फिर एक्चुअली एक पॉइंट आया था कि हम लोग ने सोचा कि बंद कर लेते हैं। दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। इस दशक में छोटे ब्रांड्स को बड़ा बनाने का मौका मिलने की संभावनाओं को देखते हुए रोहन ने होकी पोकी को नए सिरे से लॉन्च करने की ठान ली। शेफ गणेश ने आइसक्रीम रेसिपीज पर नए सिरे से काम शुरू किया और 2012 के अंत में होकी पोकी का री लॉन्च हुआ। मैंने सोचा कि आइसक्रीम शुड बी मोर फन, मतलब मजा आना चाहिए आइसक्रीम बनाते समय भी और खाते समय भी। तो इसलिए हमने सोचा कि इसको एक अलग तरीके से इसे देखा जाए और आइसक्रीम को ऐसे बनाया जाए जैसे कोई रेस्टोरेंट में कोई डिश बनता हो। ऐसे नहीं कि फैक्ट्री में बना, इधर आया और सर्व किए, वो नहीं था हमारा मकसद। तो इसलिए हमने इसे अप्रोच किया एक रेसिपी डेवलपमेंट के हिसाब से। कस्टमर को क्या पसंद आएगा, किस तरीके के चॉकलेट्स पसंद आएंगे, उसमें क्या मिक्स करने से उन्हें पसंद आएगा, और इस तरीके से हमने ऐसे आइसक्रीम फ्लेवर्स बनाए जो कंप्लीटली हटकर है। 15 बेसिक फ्लेवर्स और 25 अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के मिक्स के अनगिनत कस्टमाइजेशन के ऑप्शन कोल्ड स्टोन स्लैब पर बनाकर कंज्यूमर्स को यहाँ मिलते हैं। आए दिन कुछ नए की ताक में बैठे ग्राहकों ने आइसक्रीम के इन कॉम्बिनेशंस को खूब पसंद किया। कंपनी क्वालिटी और इनोवेशन के मामले में हमेशा ही एकदम आगे रही है। इसके चलते शेफ गणेश हमेशा नए फ्लेवर्स और कॉम्बिनेशंस पर R&D करते रहते हैं। एज ए शेफ हमने पूरा अप्रोच जो है वो एक बहुत ही ऑर्गेनिक रखा है। इन द सेंस हम फैक्ट्री में आइसक्रीम तभी बनने जाता है
जब हमारे किचन में आइसक्रीम बन के तैयार हो जाता है, यानी कि हमने आइसक्रीम के जो डेवलपमेंट है उसको किचन लेवल में लेके आए। तो अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली कोई भी ब्रांड के आइसक्रीम में कुछ 4 या 5 कांस्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन हमारे आइसक्रीम में कुछ आइसक्रीम ऐसे हैं जिसमें 12-15 इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। जैसे कोई भी खास डिश बनती है जिसमें अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, उसी तरीके से हमने डेवलप किया और आगे भी हम ऐसे ऐसे फ्लेवर्स डेवलप करना चाहते हैं जो हटके हो लेकिन पॉपुलर हो और टेस्टी हो। पिछले 2.5 सालों में ग्राहकों ने ज्यादा पसंद किए कुछ कॉम्बिनेशंस लेकर कंपनी ने 2014 में FMCG में कदम रखा। ग्राहकों तक जल्द से जल्द पहुंच बनाने का ये तरीका आसान, किफायती और असरदार साबित हुआ। रिटेल चेन्स जैसे नेचर्स बास्केट, फूड हॉल, बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश, हाइपर सिटी और ऑनलाइन रिटेलर्स जैसे लोकल बनिया बिग बास्केट पर मिलते हैं। और ऑफलाइन एक्सपेंशन से ज्यादा कंपनी नए प्रोडक्ट लाइन FMCG के जरिए रीच बढ़ाने पर फोकस बढ़ा रही है। फाउंडर्स ने हमेशा मुनाफा कमाने के साथ साथ ग्राहकों को बेहतरीन एक्सपीरियंस देने की कोशिश भी की, इसीलिए इसकी टेस्ट की तरह ही खास ध्यान पैकेजिंग पर भी दिया गया है। The first impression that you get कि before you even eat it, your eyes have eaten the product. And for us, and one is packaging, it needs to look attractive. But दूसरा हमारा सोच था कि ये पैकेजिंग जो हम कर रहे हैं, कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या हो सकता है इसके साथ? What can the customer do with this packaging? कर क्या सकता है? And that's where we realized that India में at least this kind of packaging can be reused. आप खरीदो, आप आइसक्रीम खाओ और फिर डब्बा अच्छा है, क्या करोगे आप इसके साथ? So what we said is let's create a sturdy box that's not just for ice cream, that one can actually reuse, whether you want to put your fruits or vegetables. कंपनी ने अब तक 15 करोड़ के फंड रेज किए हैं। श्रीपद नाटकर्णी, कंवलजीत सिंह, पीटर राज सिंह, विशाल नारायण, अपूर्वा सलारपुरिया जैसे एंजल इन्वेस्टर्स का मेंटर्स की मदद से कंपनी साल दर साल 100% तेजी से आगे बढ़ रही है। अब एपिगामिया ब्रांड नाम के तहत ग्रीक योगर्ट की रेंज बाजार में उतारी गई है। 6 फ्लेवर्स के इन योगर्ट से भी अलग अलग कॉम्बिनेशन के स्वाद ग्राहकों को ऑफर किए जा रहे हैं। कल्पिता पारकर, मुंबई। होकी पोकी की तरह होम ग्रोन ब्रांड्स की लिस्ट में कई नाम आजकल शामिल हैं जो कस्टमर्स को पसंद भी आ रहे हैं। जाहिर है ऐसे छोटी शुरुआत और बड़े बनने का सपना आप भी देख सकते हैं। छोटे ब्रांड्स की बड़ी उड़ान कैसे हो सकती है सफल, जानने के लिए बने रहिए CNBC आवाज के साथ, क्योंकि आगे हम बात करेंगे होकी पोकी के एंजल इन्वेस्टर और जाने माने ब्रांड कंसल्टेंट श्रीपद नाटकर्णी से। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर। छोटे ब्रांड्स को बड़ा बनाना और बड़े ब्रांड्स को लोकप्रियता की ऊंचाइयों पर ले जाना इनका काम है। मैं बात कर रही हूं मार्केट गेट कंसल्टिंग के फाउंडर डायरेक्टर श्रीपद नाटकर्णी की। हेल्थ केयर, कंज्यूमर गुड्स, फूड एंड बेवरेजेस जैसे इंडस्ट्रीज में ब्रांड्स को ऊंचाइयों पर ले जाने के बाद श्रीपद नाटकर्णी अब स्टार्टअप वर्ल्ड में रुचि ले रहे हैं। होकी पोकी, पेपर बोट जैसे ब्रांड्स में इन्होंने बतौर एंजल इन्वेस्टर निवेश भी किया है। तो आज श्रीपद नाटकर्णी से ही जानते हैं कितनी अपॉर्चुनिटी है छोटे ब्रांड्स को बड़ा बनाने में, इनके आड़े कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं और कामयाबी के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है। श्रीपद, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर और खासतौर से आवाज एंटरप्रेन्योर में। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, अगर हम होकी पोकी का एग्जाम्पल देखें, 2008 में सोच रहे थे कि बिजनेस को रैप अप करें और एग्जिट कर लें, लेकिन उसके बाद आपसे मुलाकात हुई। इनके चैलेंजेस क्या थे और इस समय आपको क्या लग रहा है, क्या वो अब भी चैलेंजेस मौजूद है मार्केट में? पहले तो होकी पोकी बिजनेस रिटेल बिजनेस था। उनके आउटलेट्स थे जहां पे कोल्ड स्टोन क्रेमरी कॉन्सेप्ट को लेकर उन्होंने एक नया आइडिया लॉन्च किया था आइसक्रीम्स में। प्रॉब्लम ये हुआ कि रिटेल मॉडल बहुत ही महंगा है टू सस्टेन। तो मैंने उससे कहा कि होकी पोकी की आइडिया बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर वो इस ब्रांड को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं तो उसको FMCG मॉडल यानी पैकेज गुड्स मॉडल में आना चाहिए। तो उसने बात सुन ली। उसने मुझसे पूछा था तब कि इज दिस द राइट टाइम इंडिया में आने के लिए? तो मैंने बोला इससे अच्छा टाइम और कोई नहीं है।
तो तब आया वो, और आई थिंक उसकी पैशन ड्राइव जो है बहुत ही अच्छी है, और उसकी वजह से उसने पिछले 2-2.5 सालों में जो भी किया है वो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत है। मैं कहूंगा शुरुआत है क्योंकि अभी बहुत उसे पाना है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि हर छोटे ब्रांड को एक एफएमसीजी ब्रांड की तरह ही डेवलप करना होता है कि कस्टमर रीच को बढ़ाने के लिए जितनी मेहनत हम एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में डालते हैं वो हर छोटे ब्रांड में जा सकती है? नहीं, हर एक बिजनेस अलग होता है। कई बिजनेसेस रिटेल में भी कामयाब हो गए, लेकिन आइसक्रीम जैसा बिजनेस अगर उसको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स को रीच करना है तो एफएमसीजी सही तरीका है। तो हर एक बिजनेस के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या मॉडल होगा, रिटेल या एफएमसीजी। एक जेनरिक आंसर नहीं हो सकता। श्रीपद, इनफैक्ट आप J&J, कोका कोला जैसी बड़ी कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं। इनफैक्ट उन ब्रांड्स को आपने इंडिया में एस्टैब्लिश किया, बड़ा बनाया, लेकिन अब आपकी नजर स्टार्टअप्स पर है, खासतौर से होकी पोकी की बात करें या फिर हेक्टर बेवरेजेस की, पेपर बोट की। आपने क्या खास देखा था इन पर्टिकुलर ब्रांड्स में जब आपने इसमें एंजल इन्वेस्टर के तौर पर निवेश किया, और साथ ही इनको ऑफकोर्स आप ब्रांड मैनेजमेंट भी सिखा रहे हैं? प्रोडक्ट से भी पहले मैंने इंडिविजुअल्स में इन्वेस्ट किया है। उसके बाद ऑफ कोर्स उनके आइडियाज अच्छे थे, डिफरेंशिएटेड थे, क्योंकि इस मार्केट में अगर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो अगर डिफरेंशिएटेड नहीं हो और सिग्निफिकेंटली डिफरेंशिएटेड नहीं हो तो फिर वो कामयाब नहीं हो सकता। श्रीपद, इन ब्रांड्स को बनाते हुए ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योर सोचता है कि मेरा जो टेस्ट होता है, मेरा जो डिलीवरी फैक्टर होता है वो एकदम अलग होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, तो उस पर काफी जोर देते हैं। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं ये तमाम बड़े ब्रांड्स पैकेजिंग पर भी काफी मेहनत कर रहे हैं। वो कितना इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोडक्ट अलग टेस्ट करे, उसकी फील अलग हो, लेकिन साथ में ही पैकेजिंग वर्ल्ड क्लास हो। आजकल के कंज्यूमर्स जो है स्पेशली अर्बन इंडिया में वो फूड आइटम्स में, स्पेशली फूड और बेवरेजेस में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट शेल्फ्स पे देखते हैं जी। तो अगर आपका प्रोडक्ट टॉप क्लास नहीं हो इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग, शेल्फ थ्रो, और प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर पैकेजिंग के जरिए लोगों के सामने नहीं पेश किया तो फिर वो सक्सेसफुल होना उसका काफी मुश्किल है। तो दोनों होकी पोकी और पेपर बोट की पैकेजिंग अगर आप देखें तो बहुत ही बढ़िया वर्ल्ड क्लास है। ऐसे में नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है, तो आप किस स्टेज पर जब बिजनेस में होंगे कि सोचे कि मुझे अब मेहनत अपने प्रमोशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अलावा पैकेजिंग पर करनी है, वो कैसे डिसाइड हो सकता है? अगर आप ये दोनों ब्रांड्स को देखें, पेपर बोट और होकी पोकी, उन्होंने प्रमोशंस पे बहुत ही कम पैसा खर्च किया है। 2-3 चीजें उन्होंने की। एक तो प्रोडक्ट टॉप क्लास बनाया, जो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स थे उनसे हटके था, डिफरेंशिएटेड था। पैकेजिंग वर्ल्ड क्लास की। थर्ड थिंग उन्होंने की वो सैम्पलिंग। ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स इस ऑफरिंग को सैंपल कर सके, इसके लिए जो भी चाहिए था वो किया इन अ वेरी फोकस्ड वे। ऐसे नहीं कि उन्होंने 10 सिटीज में एक दिन गए। इट वॉज स्लो बट इट वॉज स्टडी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फोकस करें, अच्छा प्रोडक्ट दे, अच्छी पैकेजिंग दे, सैम्पलिंग पे जोर दे, ताकि वर्ड ऑफ माउथ बढ़ सकता है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। उसके बाद अगर क्रिटिकल मास हो जाए, जैसे पेपर बोट का था, अभी उन्होंने आईपीएल पे एडवर्टाइजिंग की, बट दैट वाज 2-2.5 साल के बाद। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि प्रमोशंस में ज्यादा पैसे न खर्च करें पहले, बट गेट पीपल टू गेट रिपीट बाइज, कि एक बार यूज किया, अच्छा लगा प्रोडक्ट, तो उसके बेस के हिसाब से वर्ड ऑफ माउथ बढ़ जाता है, एंड देन यू कैन प्लान फॉर अ बिग बस्ट। इस फास्ट ग्रोइंग मार्केट में जहां पर हर रोज हम देख रहे हैं नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नए बिजनेसेस लॉन्च हो रहे हैं, हर कंपनी जल्द से जल्द स्केल करना चाहती है। क्या आपको लग रहा है वो एक अच्छा उसे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में लेना चाहिए और उस पर जोर देना चाहिए, या फिर इट्स लिटिल टू मच टू हैंडल स्पेशली स्टार्टअप्स के लिए? नहीं, जल्दी स्केल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं यहाँ पे एक डिफरेंस पेश करना चाहता हूँ। एक तो टेक्नोलॉजी बिजनेस में स्केल करना काफी आसान होता है। फिजिकल बिजनेसेस में स्केल करने के लिए
बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है। तो अगर आप ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस में हो तो प्लानिंग फॉर एक्सपेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर आपने डाइल्यूट कर दिया तो यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी लेकिन कुछ रिटर्न नहीं मिलता। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टेक बिजनेसेस की भाषा हम ना बोले, क्योंकि नुकसान नहीं हो सकता है। तो एक आंसर कोई नहीं होता, एक स्टैंडर्ड आंसर कि कब आप कितनी जल्दी स्केल अप करें, आपके बिजनेस के हिसाब से करना पड़ेगा। और इस स्पेस में जहां पर एफएमसीजी ब्रांड्स में इतना ज्यादा क्लटर है, इतने सारे प्लेयर्स हैं, आप कहेंगे कि आप वो टेक एंगल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए स्टार्टअप्स को, छोटे एंटरप्रेन्योर्स को? हाँ बिल्कुल, क्योंकि टेक एंगल हर एक चीज में आता है। कंज्यूमर कंपनीज में भी टेक एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी पेपर बोट is already selling on some of the e-commerce sites. Hokey Pokey is selling. It is a critical mode of distribution. लेकिन जैसे कि टेक बिजनेसेस उनके वैल्यूएशंस बढ़ते जा रहे हैं विदाउट सॉलिड बेस ऑफ प्रॉफिट, and there's nothing wrong in that. That's the nature of उनका business. I think brick and mortar FMCG businesses are more solid. They might not give returns which are spectacular, but they are solid over the long run. और especially tech investments में the curve goes like this. बबल होता है कहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि बबल होगा, लेकिन these are solid investments which transcend a period of time. क्योंकि आप इस मार्केट को काफी सालों से जानते हैं, बी इट फ्रॉम द डेज ऑफ योर J&J या फिर कोका कोला, और अब जो आप इन स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहे हैं, कितना डिफरेंस आया है इस मार्केट में? क्या अब ज्यादा सहूलियत मिल रही है इन छोटे ब्रांड्स को पुश करने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए? नहीं, आई थिंक द बिगेस्ट थिंग जो ये छोटे ब्रांड्स को मिला है इज द मॉडर्न ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसकी वजह से आज छोटे छोटे ब्रांड्स कंज्यूमर्स के सामने बहुत जल्दी आ रहे हैं, और दैट इज टू माई माइंड द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन चेंज मॉडर्न ट्रेड रियली। क्योंकि किसी छोटे ब्रांड को टू रीच कंज्यूमर्स अक्रॉस अर्बन इंडिया इज बहुत ही डिफिकल्ट होता है, रूरल तो छोड़िए। लेकिन मॉडर्न ट्रेड जितनी स्पीड से, मॉडर्न ट्रेड और ई कॉमर्स दोनों जितनी स्पीड से ग्रो हो रहा है छोटे ब्रांड्स के लिए, दैट इज दी गेम चेंजर रियली। आखिर में श्रीपद, क्योंकि आपने कई बड़ी कंपनियों के साथ काम किया है, हमारा ये कार्यक्रम काफी छोटे एंटरप्रेन्योर्स, छोटे बिजनेसमैन देखते हैं, उनके लिए वो क्या 2 टिप्स देना चाहेंगे जो इस सेक्टर से जुड़े हैं, चाहे वो एफएमसीजी हो या फिर दूसरे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो, जो अपने बिजनेस को और बेहतर बनाने के लिए, उसे स्केल करने में वो यूज कर सके? सिर्फ 2 चीजें। एक तो बहुत बड़े सपने देखो, अगर बहुत बड़े सपने नहीं है तो यू शुड नॉट बी आस्किंग एनीबॉडी फॉर एनी इन्वेस्टमेंट। दूसरा, बहुत ही शार्प डिफरेंशिएशन सोचो और बिल्ड करो, क्योंकि ये 2 चीजें हैं जो आपको आसमान की ओर ले जा सकती है। शुक्रिया श्रीपद, प्लेजर स्पीकिंग टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे आपको बताएंगे क्या खास हुआ है एंटरप्रेन्योरियल स्पेस में इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर, और शो के आखिरी हिस्से में देख लेते हैं कि स्टार्टअप वर्ल्ड में क्या हुआ है नया और जिससे छोटे बिजनेसेस पर भी पड़ रहा है असर। चेन्नई की लॉन्ड्री प्रोजेक्ट कंपनी के व्हाट्सएप वेंचर ने $2 मिलियन प्री सीरीज ए राउंड ऑफ फंडिंग रेज की है। कंपनी में ये निवेश जबोंग के को फाउंडर अरुण चंद्रा मोहन और प्रवीण सिन्हा ने किया है। व्हाट्सएप ग्राहकों को लॉन्ड्री, ड्राई क्लीनिंग, शूज और बैग फर्बिशमेंट जैसी सर्विसेज ऑफर करता है। चेन्नई के अलावा कंपनी के ऑपरेशन दिल्ली और बैंगलोर में भी है और जल्द ही पुणे और कोचिन में एक्सपेंशन होने जा रहा है। बंगलुरु के जैप स्टिच ने $2 मिलियन की प्री सीरीज ए फंडिंग रेज की है। हिलियन वेंचर पार्टनर्स के साथ कंपनी के पुराने निवेशक ओरियोस वेंचर पार्टनर्स ने मिलकर ये निवेश किया है। Yormas.in के को फाउंडर सत्या देवारकोंडा का ये नया वेंचर डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म है जो क्लाउड ऐप से डेटा सिंक्रोनाइज और मूव करने में मदद करता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टीम बिल्डिंग और मार्केटिंग के लिए इस फंड का इस्तेमाल कंपनी करेगी। टाटा सन्स रिसर्च पर अपना फोकस बढ़ा रहा है। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए पिछले 10 साल से टाटा ग्रुप में इन हाउस कॉम्पिटिशन इनोवेस्टा का आयोजन होता आया है, जिसमें बने प्रोडक्ट या प्रोसेस से कंपनी की अच्छी खासी कमाई हुई है। इनमें
ऑटो, सॉफ्टवेयर, आईटी सेक्टर पर तो नजर है ही, साथ ही अब नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही स्टार्टअप कंपनियों के साथ भी टाटा ग्रुप हाथ मिलाना चाहता है। We are supporting several initiatives to encourage innovation and entrepreneurship. जो स्टूडेंट्स के लिए है उनके लिए हमने एक प्रोग्राम क्रिएट किया है TataFirst.NEN, which encourages student entrepreneurs. Similarly, in the sustainability and social enterprise space, in partnership with IIM Calcutta, we've created the Tata Social Enterprise Challenge, which recognizes innovation in the social sector. इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। आपको हमारा शो उम्मीद है पसंद आया होगा। इसे आप फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पर और यूट्यूब पर। याद रखिए, आप हमसे हमेशा कांटेक्ट में जरूर रहिए। ट्विटर के जरिए मुझे फॉलो कीजिए @AE पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और नए आइडियाज के साथ। नमस्कार एंड टेक केयर।